नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तय तक, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। एक आम आदमी जब अपने घर का सपना देखता है तो उसके मन में कई सारे विचार आते हैं कि कैसे वो सपना पूरा हो। कहीं ना कहीं उसकी तलाश उसको लेकर के जाती है हाई राइज बिल्डिंग्स तक। ये एक शहर के डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो उसको बहुत सारे ऑप्शंस मुहैया करवाता है। लेकिन इस बीच सवाल कई आते हैं कि क्या ये हाई राइज बिल्डिंग्स उस आम आदमी को उसके सपनों को पूरा करने के लिए सही जगह होती, या फिर जो ट्रेडिशनल मकान लेने का तरीका रहा है कि एक प्लॉट लो, उसके ऊपर घर बनाओ और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें रहते रहो, उसके साथ जाना चाहिए, या फिर जो नई ज़माने की नई सोच है उसके साथ चलना ज़रूरी है? और क्या ये जिम्मेदारी वो लोग पूरा कर रहे हैं जिनके कंधे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, सब लोगों को उनके सपनों का घर मिले? तय तक में आज हमारे साथ हैं अनुराग शर्मा जी, क्रीडाई राजस्थान के संरक्षक हैं, अलौकिक ग्रुप के चेयरमैन है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत महती और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के कंधों पर है, वो ये है कि लोगों को घर मुहैया करवाना जी। पर होता ये है कि लोग आपको लेकर के एक अलग छवि बनाते हैं। उनके मन में ये कहना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है पूर्वाग्रह, कि ये तो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ये इनका किसी को घर देने से या इस देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या आप फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में ऐसे सवाल या लोगों के ऐसे पूर्वाग्रह? देखिए, ये एक ऐसा परसेप्शन है जो इस व्यापार के साथ आज नहीं है, आज के 50 साल से जुड़ा हुआ है। जबकि निश्चित तौर पे आप ये मानेंगे और इस चीज़ को आप तायद भी करेंगे कि जिन जिन शहरों के अंदर विकास हुआ है उनमें सरकार के साथ के अंदर सहभागिता करने के लिए निजी क्षेत्र आगे आया है, और जिन शहरों के अंदर ऑर्गेनाइज्ड निजी क्षेत्र अच्छे से काम कर पाया है उन शहरों ने बहुत अच्छा विकास किया है। निश्चित रूप से हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट की तरफ ध्यान रहता है, लेकिन हम लोग उसके साथ ही साथ जो सरकार नियम बनाती है, जो सरकार कायदे बनाती है, जो मास्टर प्लानिंग का जो आधार है उसके अनुसार हम डेवलपमेंट करते हैं। और शहरों का जो नया स्वरूप आप देख रहे हैं, और विशेषकर जयपुर के अंदर आप जो स्वरूप आप जयपुर का देख रहे हैं, जो जयपुर की परिकल्पना आने वाले समय के लिए हम लोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको मालूम हो ही रहा है जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है कि वो एक बेहद खूबसूरत शहर की तरफ जा रहा है। वर्टिकल ग्रोथ जयपुर में क्या, क्योंकि जयपुर की बात की आपने स्पेसिफिकली, जयपुर में आप क्या देखते हैं आने वाले वक्त में? वर्टिकल ग्रोथ का कहीं कोई स्कोप है, या फिर वही जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था, ट्रेडिशनल तरीका है, ऐसा प्लॉट लो फिर धीमे धीमे करके मकान बनाते जाओ, जैसे बनता है वैसे बनते जाएगा, एक बार एक भीत एक खड़ी होगी, फिर कभी उसका अगला फ्लोर बनेगा, साल दर साल वो बनते ही रहते हैं, वो तरीका है? और दूसरा तरीका ये है कि आइए एक वेल मैनेज सोसाइटी के अंदर रहना शुरू कीजिए जहाँ सारे की सारी एमिनिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। पहली बात तो ये है कि जयपुर का जितना विकास बढ़ रहा है, जिस तरह से जयपुर का फैलाव हो रहा है, उस फैलाव को कहीं ना कहीं रोकना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है इंफ्रास्ट्रक्चर डालने की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरफेस ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। उसको कहीं ना कहीं केंद्रीकृत करने की आवश्यकता है, और उसे केंद्रीकृत करने के लिए वर्टिकल डेवलपमेंट ही एकमात्र ऑप्शन है। दुनिया के अंदर जितने भी शहरों का विकास हुआ है वो हमेशा वर्टिकल ग्रोथ के माध्यम से ही हुआ है। चाहे से आप सिंगापुर का देख लीजिए, हांगकांग का देख लीजिए, दुबई का देख लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में अगर आप एक एग्जांपल लेवें तो हैदराबाद के अंदर साइबराबाद है और गुड़गांव है। ये एक ज्वलंत हमारे सामने उदाहरण है। और जयपुर भी अभी इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहां अभी भी व्यक्ति के मन के अंदर वो दोनों चीज़ें हैं कि मैं मेरा खुद का प्लॉट लूं या मैं वर्टिकल डेवलपमेंट में जाऊं। लेकिन अंततोगत्वा इस समस्या का समाधान जो है वो वर्टिकल डेवलपमेंट में ही है। और कोविड महामारी के बाद के अंदर ये महसूस किया जाना लगा कि सामूहिक रूप से रहना, सामूहिक सुविधाओं का उपयोग करना और एक क्लीन नेबरहुड की फीलिंग होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए वर्टिकल डेवलपमेंट ही बढ़ती पॉपुलेशन को का जो चैलेंज है हमारे सामने, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन आपकी इंटरडिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर आती है। लोग कहते हैं साहब फिर वो पानी कहाँ से आएगा जो इतने सारे घरों के लिए ज़रूरी है,
वो सरकार कई बार हाथ खींच लेती है, वहाँ परेशानी होती है वहाँ रहने वाले लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से सरकार के साथ हमारा संवाद लगातार बना रहता है विभिन्न समस्याओं को लेकर। जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, तो सरकार इस विषय के अंदर काम करती है, अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के माध्यम से काम करती है, लोकल बॉडीज़ के माध्यम से काम करती है, और हम लोग भी उसके अंदर सहभागी हैं। हम लोग हमारी जब भी बिल्डिंग पास कराते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बेटरमेंट लेवी के रूप से सरकार को जमा कराते हैं, जो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए ही वो पैसा जमा कराया जाता है। अगर एक साधारण कोई सी भी बिल्डिंग, मान लीजिए 1 लाख स्क्वायर फीट की हम बिल्डिंग अगर पास कराते हैं तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया सरकार को हम बेटरमेंट लेवी के रूप में देते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपलिफ्टमेंट करे। सीवर लाइन डालना है, रोड लाइन डालना है, गार्डन्स का विकास है, इलेक्ट्रिक लाइंस का विकास है, वाटर लाइंस का विकास है, तो सरकार निश्चित रूप से उस विषय में करती है। लेकिन हाँ, जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं उस गति से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं कर पा रही है, ये भी सत्य बात है। तो इसमें वो ग्राहक कहाँ जाए? क्योंकि ये बात कभी बॉल इज इन दिस कोर्ट दैट कोर्ट, सरकार के पाले में है, डेवलपर के पाले में। ठगा हुआ वो महसूस करता है जो मकान खरीद रहा होता है या इन्वेस्ट कर रहा होता है। नहीं, देखिए, हम लोग जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, हम हमारा इंटरनल डेवलपमेंट और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करते हैं। हम एसटीपी प्लांट लगाते हैं, जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है वहाँ पर हम एसटीपी प्लांट लगाते हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम हमारे खुद के लगाते हैं। ग्रे वाटर का भी हार्वेस्टिंग हम करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग भी हम करते हैं। तो हम हमारे लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करके देते हैं, तो ऐसा ग्राहक को कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन निश्चित रूप से जो सरकारी माध्यम से जो वृहत्तर, जो मतलब एक लार्जर इंटेंट के साथ के अंदर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए, उसकी गति थोड़ी स्लो है, उसको तेज किए जाने की वास्तव में आवश्यकता है। जिस तरह से जयपुर का विकास हो रहा है, जयपुर के विषय में मैं आपको बताऊं कि जयपुर की जो आबादी का आकलन है, जो हम लोगों ने एक माध्यम से, एक सर्वे एजेंसी के माध्यम से कराया है, आने वाले 5-7 साल में लगभग 25% की ग्रोथ पॉपुलेशन जयपुर के अंदर होने जा रही है। तो रहेंगे भी कहीं ना कहीं। हाँ, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रहेंगे, और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। एक समस्या है इस बीच कि लोगों के बीच में परसेप्शन है कि साहब अभी मार्केट बड़ा मंदा है, अभी जैसा चाहो वैसा आपको बहुत कम रेट्स में मिल जाएगा। पर जब वो खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि साहब वो वैसी मंदी नहीं है जैसे कि वो मार्केट में लोग बज़ क्रिएट करते हैं। जब वो खरीदने जाते हैं तब उनकी जेब उनको उतनी डेली करनी पड़ती है। आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं। ये परसेप्शन से वो कैसे आज़ाद हों, वो कैसे बाहर निकलें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जयपुर के अंदर या राजस्थान में आप कह लीजिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 2 सेगमेंट के अंदर रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड से मेरा तात्पर्य ये है कि जो बाकायदा डेवलपमेंट अथॉरिटी से या लोकल अथॉरिटी से नक्शे पास कराते हैं, अपनी फीस जमा कराते हैं और उसके बाद के अंदर बिल्डिंग बनाते हैं। और अनऑर्गेनाइज से मेरा तात्पर्य ये है कि जो लोग बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी के अंदर छोटे मकानों के ऊपर, छोटे प्लॉट्स के ऊपर G+2 के निर्माण कर लेते हैं, वो मार्केट परसेप्शन को ख़राब करते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ना उन्होंने कोई फायर फाइटिंग की व्यवस्था करी है, ना उन्होंने बेटरमेंट लेवी जमा कराई है, ना सरकार के अंदर कोई शुल्क नहीं जमा कराया है, और टोटली वायलेटेड कंस्ट्रक्शन करके कस्टमर को देते हैं। वो निश्चित रूप से हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मार्केट परसेप्शन जब बनता है तो परसेप्शन उन लोगों के जो बिल्डिंग्स हैं उनको देख के बनता है, लेकिन जब कस्टमर आता है तब उसको फैसिलिटीज़ भी चाहिए और एमिनिटीज़ भी चाहिए, अप्रूव्ड प्लान्स भी चाहिए, सारा सब कुछ उसको अप्रूव्ड चाहिए। तो जब वो हमारे पास आता है तो उसको ये लगता है कि ये मार्केट से ज़्यादा है, वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं करता है। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं सरकार से बात भी अपनी पहुंचाना चाहूँगा कि इस तरह के अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट को कर्ब करने के लिए एक नीति लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली ठगा हुआ महसूस कस्टमर ही करता है। निश्चित रूप से आपके माध्यम से बात सरकार तक जानी चाहिए, क्योंकि उनका इस हिस्सा इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट का बहुत बड़ा है। सरकार की भी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है ना, प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना, जिसके अंदर वो मकान अफोर्डेबल हाउसिंग के दिए जाते हैं, उसमें उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं डेवलपर्स के ऊपर आती ही है जी। तो सरकार भी चाहती है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर मिल जाएं और वो भी जो वादे करते हैं वो वादे पूरे हों। इन वायदों को, सरकार के इन वायदों को पूरा करने में आप डेवलपर्स को कहाँ देखते हैं इस वक्त? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक रूट कॉज की तरफ पूरी व्यवस्था को मोड़ा। सबको आवास देने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और
एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर आवासीय क्रांति की शुरुआत करी और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों बेघरों को मकान मिले। अभी भी बजट के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोविजंस किए हैं, जिसके अंदर की रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी की अनुपालना में हमारे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना है और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर हम लोग काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। जो निजी क्षेत्र है काफ़ी बड़ा काम कर रहा है और लाखों मकान पूरे राजस्थान के अंदर हम बना रहे हैं, बना के सरकार के नियमों के अनुसार उनके जो आवंटी हैं उनको आवंटन कर रहे हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार के साथ सहभागिता निभाते हुए, हमारी इस जिम्मेदारी को समझते हुए कि समाज के हर तबके को हमारे को मकान देना है, चाहे वो एलीट क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर इनकम ग्रुप हो, उन सबको मकान हमें देना है। तो इस विषय के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी जनरेशन के लोग जिन्होंने अपने पिताजी को मकान बनाते हुए देखा, हमने देखा उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, या फिर उनके पास चॉइसेस नहीं होती थी। तब हाउसिंग बोर्ड्स होते थे या यूआईटी के प्लॉट्स होते थे, वो उन्हीं की तरफ देखते थे। अब आपको लगता है कि वक्त बदला है, अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है तो सरकार की डिपेंडेंसी अगर प्राइवेट डेवलपर्स के ऊपर है तो इन प्रोजेक्ट के साथ आगे, क्योंकि टाइमली डिलीवरी चाहिए, क्वालिटी डिलीवर करना चाहिए। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अगर सबसे बड़ी दिक्कत थी तो वो यही थी कि नक्शे एक जैसे थे, वहाँ क्वालिटी की समस्या थी। प्राइवेट बिल्डर्स के साथ में, प्राइवेट डेवलपर्स के साथ में इस समस्या से निजात पाई जा सकती है? डेफिनेटली पाई जा सकती है। प्राइवेट डेवलपर अपने प्लान को लेके हमेशा ओपन रहता है, कस्टमर को टेलर मेड ऑप्शंस भी हम देते हैं। और क्योंकि बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर आंतरिक परिवर्तन आपको करने हैं, कस्टमर को करने हैं, तो हम उसको करने देते हैं और वो अपने फैमिली की नीड के हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, जो कि सरकारी एजेंसीज में संभव नहीं है, होता भी नहीं है। तो इसीलिए निजी क्षेत्र को प्राथमिकता लोग देते हैं। और देखिए, जिस तरह का अब हाउसिंग फाइनेंस का एक बूम आया है, बहुत सस्ते दर के ऊपर आवासीय लोन मिल रहे हैं, तो हर व्यक्ति ये चाहता है जो कि मेरा खुद का मकान हो, जो मैं किराया दे रहा हूँ उसकी मैं किश्त दूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने कि हाउसिंग इंडस्ट्री को एक बूम दिया है। और अगर मैं जैसे आपकी ही बात को दोहराना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने करी, अगर सरकार एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे और जिस तरह से SEZs बने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, उस तरह से राजस्थान में अगर SRZ बने, स्पेशल रेजिडेंशियल जोन्स बने, और सरकार केंद्रीकृत कर दे हुए सारी व्यवस्थाओं को एक ही जगह 2000 हेक्टेयर 3000 हेक्टेयर ज़मीन कहीं पे भी किसी भी जगह पर एक्वायर करके कि इसी के अंदर वर्टिकल डेवलपमेंट करके एक नया जयपुर बनाइए। आपको मेट्रो भी सिर्फ वहीं तक लेके जानी है, सीवर लाइन भी आपको वहीं तक लेके जानी है, पानी का कनेक्शन भी आपको वहीं तक लेके जाना है, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का लोड आप शिफ्ट कर देवें। तो आप जो चारों तरफ जो विकास कर रहे हैं, एक बिल्डिंग कहाँ बन रही है, एक बिल्डिंग कहाँ बन रही है, उसकी जगह आप एक क्लस्टर और हब बना दीजिए। उस क्लस्टर और हब के अंदर ही आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाइए, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, 50% आपकी कॉस्ट रह जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और फिर प्राइवेट प्लेयर्स को आप दे दीजिए उसके अंदर। तो आपका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका मार्केट खत्म हो जाएगा, लोगों को सस्ते आवासीय फ्लैट मिलेंगे, लोगों को सस्ता कॉमर्शियल मिलेगा, लोगों को सस्ता रिटेल मिलेगा, वहाँ पर हॉस्पिटल भी होंगे, वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स भी होंगे, तमाम तरह की सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। सरकार के स्तर पे हमने इस बात को उठाया भी है कई बार कि आप 3-4 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन कहीं पे भी जयपुर के आसपास आप एक्वायर कीजिए और उसको एक नए जयपुर के रूप में पूरा वर्टिकली आप डिज़ाइन कीजिए, और वो बिल्कुल हाईटेक हो शहर, पूरा एक नया हाईटेक शहर आप बनाइए। इसमें एक डर जो मेरा है वो ये है कि मैंने कई शहरों के विकास देखे। मैं नोएडा का एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने वहाँ लंबा वक्त बिताया ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर। वहाँ कई जगहों पे मैंने देखा घोस्ट टाउन बन गए। लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से फ्लैट्स तो ले लेते हैं पर वो एंड यूज़र नहीं है उसके। वहाँ डर ये रहता है कि फिर वहाँ जब कोई रहने नहीं जाएगा तो फिर उसकी उपयोगिता शून्य हो जाएगी। ये एक डर रहता है कि जिनकी जेब में पैसा है वो कम कीमत के मकान ले लेंगी, और जिनकी ज़रूरत है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ की कीमतें फिर वो फ्लक्चुएट होंगी। तो यहाँ एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ एक बेंचमार्क सेट हो कि जो इस व्यक्ति के पास मकान नहीं है उसको पहली प्रायोरिटी मिले। नहीं, वो तो निश्चित रूप से होना चाहिए और वो तो बहुत ज़रूरी है होना इस तरह का। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं, घोस्ट हाउसेस क्यों बनते हैं? घोस्ट हाउसेस इसलिए बनते हैं कि आपने कहीं पे कोई बिल्डिंग बना दी, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। एक आदमी ने उसके अंदर फ्लैट लेके छोड़ दिया, लेकिन उसको रहने का मन नहीं है क्योंकि उसको अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आसपास हॉस्पिटल नहीं है, उसके बच्चे के लिए डे केयर सेंटर नहीं है, उसके बच्चे के लिए स्कूल नहीं है।
तो उस तरह की आप डेवलपमेंट अगर करते हैं तो वो बिल्डिंग्स घोस्ट बिल्डिंग्स बनती हैं, निश्चित रूप से बनती हैं। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले डाउन कीजिए, उसके बाद आप विकास कीजिए, तो निश्चित रूप से लोगों को तो रहना है। इस सिटी के अंदर जो इस समय आप एक डेंसिटी महसूस कर रहे हैं, सड़कों पे जाम है, जगह जगह हालत खराब है, उससे निजात मिलेगी। आपके पास मेट्रो है, सिर्फ मेट्रो का एक्सटेंशन ही करना है आपको, और क्या करना है। तो निश्चित रूप से इस विषय के अंदर सोचना चाहिए। मैं इसलिए इस पे आ रहा हूँ क्योंकि आप बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे राजस्थान के। जब राइजिंग राजस्थान के अंदर इस तरह के सुझाव आमंत्रित किए गए या इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया, अभी तो बिल्कुल ओपन फोरम था, वो सरकार चाहती थी कि ऐसे आइडियाज़ आएँ, तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसे आइडियाज़ आए हैं और सरकार उसको उतनी पॉजिटिवली डील भी करने के लिए तैयार है? राइजिंग राजस्थान के प्रोस्पेक्ट में आप कैसे देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान में इस समय मेरे ख्याल से, मेरे 35 साल के व्यापारिक अनुभव में, जो सरकार इस समय काम कर रही है वो सबसे ज़्यादा सिंसियर होकर व्यापारियों की बात सुन रही है। अच्छा। और माननीय भजन लाल जी का पहले वाले नहीं सुनते थे? नहीं, उतना सिंसियरली नहीं सुनते थे, पर नहीं सुनते। इतना सिंसियरली नहीं सुनते थे। व्यापारी की बात सभी सरकारों को सुननी पड़ती है, लेकिन इतना सिंसियरली नहीं सुनते थे जितना कि ये सरकार के अंदर सुना जा रहा है। और एक विजन के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी काम कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए, राजस्थान के हर कोने का विकास हो और राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो। तो इस विषय को लेके उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही टर्म के अंदर राइजिंग राजस्थान करके ये बताया कि वी मीन बिजनेस, राजस्थान मीन्स बिजनेस। और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे उन्होंने राय ली, अलग अलग बैठकें करी। हमने हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड भी उनको सुझाव दिए, और अगर जैसा कि उनका विजन है उस तरह का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 5-7 साल में राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 या 2 स्टेट बनने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज़्यादा है। हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, हमारे पास में सोलर एनर्जी है, जो हमारा ERCP परियोजना की जो हमारी मंजूरी है उसके बाद पानी की उपलब्धता हो गई हमारे पास के अंदर। हमारे पास एक उद्यमिता की बुनियाद है। हमारा जो बेसिक मारवाड़ी व्यक्ति है वो एंटरप्राइजिंग व्यक्ति है, वो आज अगर आसाम में जाके फैक्ट्री लगा सकता है या डिब्रूगढ़ में जाके फैक्ट्री लगा सकता है, तो उसको अगर अपॉर्चुनिटी अपने स्टेट के अंदर मिलेगी तो वो स्टेट के अंदर फैक्ट्री लगा। यही समस्या मैं यहाँ पे भी आने चाह रहा था कि जब ऐसे आपने बोला मारवाड़ी, जब मारवाड़ी का जिक्र करते हो, दिक्कत ये है कि अब जैसे ही मारवाड़ी का जिक्र आता है, अगला शब्द जो दिमाग में आता है वो होता है पलायन। वो कहीं ना कहीं देश के दूसरे कोने में जाएगा, वहीं रोटी कमाएगा, और उसके बाद में वो साल में एक बार जरूर आकर के यहाँ पे जो भी उसके काम होंगे या पारिवारिक कार्य होंगे वो निपटाएगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उसको कभी नहीं मिलती। ये उसका दुख है, उसमें टीस है, बहुत टीस है। और इस टीस को हमने महसूस भी किया। अभी जब राइजिंग राजस्थान के सिलसिले में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ के अंदर विभिन्न प्रदेशों में गए, हम उनके साथ में गए, तो जो प्रवासी राजस्थानी थे उनसे मुलाकात हुई, तो उनका यही था कि भाई हम राजस्थान में करना चाहते हैं लेकिन हमारे को कुछ पॉलिसी सपोर्ट नहीं करती हैं, हम लोग तो हमारे क्षेत्र में ही आके काम करना चाहते हैं। तो मैं इसीलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिविटी के साथ के अंदर वर्तमान सरकार काम कर रही है और जिस आत्मीयता के साथ के अंदर प्रवासी राजस्थानियों की बात को उन्होंने समझा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके लिए उन्होंने तत्काल दिशा निर्देश जारी किए। मैं एक आप एग्जाम्पल देना चाहूँगा। रांची के अंदर एक कार्यक्रम था प्रवासी राजस्थानियों का। रांची के जो हमारे प्रवासी राजस्थानी थे उन्होंने कहा कि रांची से जयपुर के बीच के अंदर कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। उन्होंने उसी समय माननीय रेल मंत्री जी से टेलीफोन पे बात करी और उनको रिक्वेस्ट की कि आगामी कुछ समय के अंदर आप ये जयपुर और रांची के बीच का जो रेल सेवा का जो प्रपोजल है इसको मंजूरी देवें। और आप यकीन नहीं करेंगे, 30 दिन बाद में रांची से जयपुर के बीच में रेल सेवा की घोषणा हो गई। तो ये सिंसियरिटी दिखाती है कि आप अपने प्रवासी राजस्थानी जो कि एंटरप्राइजिंग है, जो कि दूसरे प्रदेशों की जीडीपी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनको वापस अपने स्टेट के अंदर आकर्षित कर रहे हैं। इसी बात से मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो निश्चित रूप से व्यापारी की बात सुन रही है और उनका एकमात्र मकसद ये है कि राजस्थान
किसी भी तरह से अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आए और हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट हों। हमारे शहरों को लोग सब जानते हैं, पूरे विश्व के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की पहचान है। लोग बाग बाहर से आके यहाँ शादियाँ करते हैं, विवाह करते हैं, और मतलब जयपुर तो राजस्थान तो अपने आप के अंदर एक डेस्टिनेशन बन चुका है पूरे विश्व के अंदर। तो उस डेस्टिनेशन को एक इवेंट डेस्टिनेशन की बजाय एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप के अंदर पूरे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं जनरेट हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर कहीं हो रही है तो राजस्थान में हो रही है। ये करके दिखाने का जज्बा इस सरकार के अंदर है। इस बात से हम बड़े इंप्रेस्ड हैं। और अगर मान लीजिए इंडस्ट्री आती है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, अस्पताल आते हैं, स्कूल्स आते हैं, तो रियल एस्टेट डेफिनेटली बढ़ेगा। आज बेंगलोर का आप एग्जांपल लीजिए या पूना का आप एग्जांपल लीजिए, बड़े छोटे छोटे शहर थे ये, थोड़े 20-25 साल पहले बड़े छोटे शहर थे। जब आईटी इन्फ्लक्स हुआ उसके बाद के अंदर वहाँ रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़ने के बाद के अंदर वो मेट्रो के रूप के अंदर विकसित हुए। लेकिन वहाँ को और यहाँ को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे बहुत बेहतर है। आज बेंगलोर के अंदर आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक जाते हैं तो आपको 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। पूना के अंदर आपको लगता है कि जैसे आप एक ओवरग्रोन विलेज के अंदर आ गए हैं। लेकिन जयपुर का स्वरूप ऐसा है, इसकी परिकल्पना महाराजा सवाई जय सिंह जी ने उस समय ऐसी करी थी कि वो जैसे जानते थे कि आने वाले समय में 100-200 साल बाद के अंदर एक मेट्रो के रूप में विकसित होगा। तो आज हमारे पास में उस चीज़ का एडवांटेज है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, हमारा जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है बड़ा स्टेबल है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेके किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। तो व्यापारी के लिए ये सारी चीज़ें बड़ा मायने रखती है और व्यापारी इन सब चीज़ों से बड़ा इंप्रेस होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले साल 1.5 साल के अंदर ये राइजिंग राजस्थान का जो इफेक्ट आने वाला है, आने वाले समय के अंदर राजस्थान बहुत तेज़ी से विकास करने वाला है। आपने राजस्थान की बात की, बाहर की बात की, तो कंपैरिजन जब होता है जब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। आप अलौकिक ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, बाहर के स्टेट्स में भी आप काम कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं और झारखंड में कर रहे हैं। जब आप राजस्थान के कंपैरिजन में वहाँ काम करते हैं, क्या डिफरेंस आपको लगता है या फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि राजस्थान के अंदर परिवर्तन हो ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आपके लिए आसानी हो? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में भी काम कर रहे हैं, हम लोग झारखंड में भी काम कर रहे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जहाँ तक करते हैं, रेड टेपिज्म, जिसको ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म कहते हैं, वो उन दोनों स्टेट्स में बहुत कम है। मतलब इंटरफ्रेंस बहुत कम है। जो एक परियोजना के नक्शे पास होने में यहाँ साल भर लगते हैं, वहाँ पर 2 महीने के अंदर वो नक्शे पास होता है। बेसिकली प्ले एंड प्लग सिचुएशन है उन दोनों राज्यों के अंदर। तो जो आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो काफ़ी हद तक आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे ऐड होता है। तो वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट वहाँ पर हमारा नलीफाई हो जाता है और इंटर्न उसका फायदा फिर वो कस्टमर को मिलता है। राजस्थान के अंदर हालांकि पॉलिसीज अच्छी हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हमारा है या जो हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर मैप अप्रूवल, लैंड यूज चेंज, कन्वर्जन, मास्टर प्लान, ये सारी चीज़ें जो ऐसी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उस वजह से परियोजना को अप्रूवल होने के अंदर काफ़ी समय लगता है। तो इसके विषय में हमने क्रेडाई के माध्यम से, या जो हमारी एपेक्स बॉडी है उसके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट की, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम यहाँ भी लागू किया जाए, जिसके अंदर 3 से 4 महीने के अंदर परियोजना के नक्शे पास होकर हाथ में आ जाए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो राजस्थान के अंदर काफ़ी विकास होगा। झारखंड के अंदर चूंकि डेवलपिंग स्टेट है, उन लोगों का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर माइंस हैं, मिनरल्स है, और प्रवासी राजस्थानी हमारा बेसिक कस्टमर है वहाँ पर। तो वो प्रवासी राजस्थानी से हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसको लगता है कि भाई एक मकान तो मैं यहाँ लूँ, एक मकान राजस्थान में मेरे गाँव में भी लूँ। तो निश्चित रूप से हम 30-40 लाख स्क्वायर फीट वहाँ काम कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी टाउनशिप्स वहाँ बना रहे हैं। तो वहाँ पर वहाँ के कंपैरिजन के अंदर यहाँ पर काम करने में वहाँ पर सरलता ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा सा सिस्टम को लेके कॉम्प्लिकेशन है, जिसके लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम कर दिया जाए। आपने मोदी सरकार के काम की तारीफ़ की, उनके विजन की तारीफ़ की। रेरा वो लेकर के आए, रेरा आने के बाद में क्रेडाई या फिर आपके जैसे डेवलपर्स अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ पाते हैं या यू फील गुड कि इसके आने के बाद में काम अच्छा हुआ है? देखिए, रेरा एक अथॉरिटी के रूप के अंदर आई है जो रियल एस्टेट को रेगुलेट कर रही है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साफ़ और स्वच्छ काम कर रहे हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेरा अभी भी सिंगल साइडेड है। रेरा सिंगल साइडेड वे में सोचती है, डेवलपर के खिलाफ सोचती है, अलॉटी के फेवर में सोचती है, ये जाने बिना कि अलॉटी डिफ़ॉल्टर है या नहीं है।
अगर किसी ने 5 लाख रुपए दिए हैं और आपका 1 करोड़ का फ्लैट उसने होल्ड कर लिया तो भी वो 5 लाख रुपए के ऊपर आपके ऊपर उस 1 करोड़ के फ्लैट को रोक सकता है। रेरा कभी भी ये व्यू नहीं लेता है कि डेवलपर की भी पीड़ा है, डेवलपर की पीड़ा को हम महसूस करें, डेवलपर की अगर कोई वाजिब सोच है उसको महसूस करें। तो इस वे में रेरा को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसको द्विपक्षीय बनाया जाए, दोनों चीज़ों को न्यूट्रलाइज करके जो एक रीजनेबल आधार के ऊपर आए तो काम हो जाए। रेरा से हमारे को कोई घबराहट नहीं, रेरा अच्छी बॉडी है, उसकी वजह से अच्छा काम हो रहा है, अलॉटीज को भी उसके अंदर न्याय मिल रहा है। लेकिन फिर मैं आपके उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो रेरा के परव्यू से बाहर है। वो लगभग 70% मार्केट शेयर कैप्चर करता है, वो रेरा के परव्यू में नहीं है। तो उनको रेरा को परव्यू में लाने के लिए भी सरकार को ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए। किसी भी बिल्डिंग में अगर 4 यूनिट से ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको रेरा में रजिस्टर किया जाना, कंपलसरी किया जाना चाहिए। तब जाके ये जो लोग, जो एक्चुअल पीड़ित लोगों की संख्या का आपको ज्ञान होगा कि जो एक्चुअल पीड़ित लोग हैं जिन्होंने फ्लैट ले लिया है, ना उनके पास पार्किंग की सुविधा है, ना लिफ्ट की सुविधा है, ना वाटर हार्वेस्टिंग है, अगर आग लग जाए तो अग्निशमन का कोई उपयोग नहीं है। आपके पास के अंदर ऐसे वैशाली नगर के अंदर, हनुमान नगर में और मुहाना मंडी भरे पड़े हैं, G+2, 200, 300, 400 गज के मकानों के ऊपर लोगों ने मकान बना दिए हैं। रेरा के परव्यू में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक कस्टमर के साथ में इंसाफ नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे, और ये थोड़ा होपफुल लैंड पे लेकर के चलते हैं। आप मैनहट्टन की बात करते हैं, आप सिंगापुर की बात करते हैं, आप दुबई की बात करते हैं। जब आप इन शहरों को देखते हैं और फिर वापस जयपुर को देखते हैं, डू यू फील कि जयपुर कभी उन शहरों से मुकाबला कर पाएगा इन कमिंग फ्यूचर, अगर सरकार बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ काम कर रही है, सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, गुड है? देखिए, जयपुर को जाना ही जाता है उसके स्थापत्य के लिए, उसके वास्तुशिल्प के लिए, जयपुर की चौड़ी सड़कों के लिए, जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जयपुर के लोगों के लिए। और जयपुर का जो पोटेंशियल है वो मैनहट्टन, दुबई, सिंगापुर उससे बहुत आगे निकलने का है। एक विजन, एक सोच, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। जयपुर के लोगों में वो काबिलियत है, जयपुर के लोगों में वो जज्बा है कि वो निश्चित रूप से अपने शहर को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना सकते हैं। जो आज हम यूरोप में कहीं जाते हैं, अमेरिका में कहीं जाते हैं और अगर हम कहते हैं कि हम जयपुर से आए हैं, तो वो विदेशी व्यक्ति भी रिकॉग्नाइज करता है कि आप पिंक सिटी से आए हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा ब्रांड है जयपुर, और इसको आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। और सरकार जिस विजन के साथ काम कर रही है, निश्चित रूप से जयपुर बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आज तय तक में अनुराग जी, जो बड़े होपफुल हैं, बड़े सकारात्मक हैं और जयपुर को बढ़ते हुए देखते हैं। और उनका मानना ये है कि जिस तरह से सरकार, ख़ासतौर पर राज्य सरकार, यहाँ के व्यापारियों को सीरियसली और गंभीरता के साथ ले रही है, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपके सपनों का घर भी सरकार और प्राइवेट डेवलपर्स के सहयोग से पूरा हो सकता है। ये था हमारा आज का तय तक। नमस्कार।